अपना जिला में स्वागत है आपका। चलिए हमारे साथ खबरों के सफरनामे पर, और हेडलाइंस और खबरें और क्राइम की खबरें, ये सब है आपके अपने जिले के इस बुलेटिन में। मवाना में व्यापारी और बसपा नेता इमरान इलाही को 3 बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती। मेरठ के प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा के ऊपर कंकर खेड़ा में जानलेवा हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश, थाने में दी तहरीर। पटेल मंडप में ऑल इंडिया मुशायरे में शायरों ने देश और आवाम पर शेर पेश कर महफिल लूटी। मेरठ प्रभारी की प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक, कहा कांवड़ यात्रा को लेकर नहीं बरती जाए कोई लापरवाही, चारागाह की भूमि को करें कब्जा मुक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरठ कॉलेज के मैदान पर महापौर, छात्राओं और शिक्षकों ने योग कर सरकार से कहा बेहतरीन प्रयास, योग ट्रेनर्स का भी रखे सरकार ध्यान। सिटी हलचल की विशेष पेशकश और सिटी हलचल का विशेष कार्यक्रम, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल में किठौर विधायक शाहिद मंजूर ने कहा इन 11 सालों में जनता को मिले सिर्फ जुमले, ग्राउंड जीरो पर हुआ कम काम। चलिए खबरों के सफरनामे पर चलते हैं। सिटी हलचल के खबरों के सफरनामे में बड़ा दुख होता है जब सिटी हलचल के खबरों का आगाज क्राइम की खबरों से करना पड़ता है। पहली और दूसरी खबरें क्राइम की दास्तान बता रही हैं और हमको कहना पड़ रहा है देहात में और नेशनल हाईवेज पर क्राइम का ग्राफ कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले मवाना की घटनाएं बता रहे हैं। मवाना में सरेशाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब मवाना नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके बसपा के इमरान इलाही पर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर उन्हें घायल कर दिया। गोलीबारी में इमरान की कमर में गोलियां लगी हैं और उसके बाद सबसे पहले उन्हें सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज और फिर प्राइवेट अस्पताल में उन्हें रेफर करना पड़ा। बसपा नेता इमरान इलाही पर उस वक्त हमला किया गया जब वो गोल मार्केट के पास से गुजर रहे थे। गोली लगने के बाद मवाना थाने और सीएचसी पर भारी भीड़ लग गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अभिषेक पटेल मौके पर पहुंचे। मवाना थाना पुलिस के काम करने के बारे में लोग आक्रोशित थे और बता रहे थे कि बदमाश किस तरीके से दुकानदारों पर हमला कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सीओ अभिषेक पटेल ने कहा कि बहुत ही जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। खुलेआम सड़कों पर हथियार लहराना कुछ युवकों का शगल बन गया। और मवाना के आसपास के सटे गांव में, सरदना में, थाना लिसाड़ी गेट में, नौचंदी में ये काम तो आम हो गया है। हम आपको मवाना थाना इलाके के बिराना गांव में लेकर चल रहे हैं जहां बाइक सवार 3 युवकों ने पहले 2 युवकों पर तमंचा ताना और फिर तमंचे को हवा में लहराते हुए खौफ कायम करने की मंशा से फरार हो गए। बाइक सवार इन युवकों ने तमंचा हाथ में ले रखा है और उसको लहराते हुए ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली गई है उसमें नज़र आ रहे हैं। इन युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों युवकों ने देवा नाम के युवक और उसके दोस्त के साथ पहले मारपीट की और फिर तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए रफू चक्कर हो गए। मवाना थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। मवाना के दयानंद बाजार में व्यापारी जितेंद्र के साथ एक दबंग युवक ने पहले गाली गलौज की, फिर उनकी पिटाई कर डाली। देखिए तीसरी क्राइम की खबर भी मवाना से ही आ रही है और इस दबंगई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सख्त कार्रवाई की मांग व्यापारी कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए थे। इंस्पेक्टर क्राइम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और लोगों का आरोप है कि शोएब के खिलाफ केवल शांति भंग की कार्रवाई की गई है, जबकि उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था। व्यापारी बेहद गुस्से में थे और पुलिस से काफ़ी नोकझोंक करने के बाद वो शांत हुए।
हाथ छोड़ रहा, मारपीट कर रहा, तुमसे 151 भेज रहे। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको तहरीर दी, आप लोग क्या मेरठ की सड़कों पर गाड़ी चलाना सेफ है? यूनिवर्सिटी रोड, बिजली बम्बा बाईपास, कंकरखेड़ा, गंगानगर और ऐसी कई स्थान हैं जहां पर स्टंट बाजों की वजह से लोग परेशानी में पड़ते हैं। कभी ये दुपहिया वाहन में होते हैं, कभी थार में होते हैं, कभी स्कॉर्पियो में होते हैं। शरीफ और प्रतिष्ठित लोगों को ये शिकार बनाते हैं, साइड मारते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कार में तोड़फोड़ करते हैं और फिर उगाही करने की कोशिश करते हैं। कंकरखेड़ा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में अपनी फैमिली के साथ जा रहे आई सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा पर इन बदमाशों ने, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वो अपने दोस्त के घर में ले जा रहे थे अपने परिवार के साथ। डॉक्टर गौरव मिश्रा ने अपनी तहरीर में बताया है कि जब वो कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से उतरे और थोड़े ही आगे चले थे तो पीछे से सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो आई और उसने उल्टी साइड से टक्कर मारकर उनकी कार के आगे गाड़ी लगा दी और कार में बोनट पर तोड़फोड़ की कोशिश की और बार बार इनको बाहर निकालने की कोशिश की। खौफजदा डॉक्टर गौरव मिश्रा अपने परिवार के साथ कार के अंदर बैठे रहे और करीब करीब 20-25 मिनट तक इनको कार के अंदर ही अरेस्ट किया गया। अगर हम ये कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। 20-25 मिनट बाद ये स्कॉर्पियो सवार हूटर बजाते हुए यू टर्न लेकर भाग निकले। उसके बाद डॉक्टर गौरव मिश्रा अपने परिचितों के यहाँ पहुँचे, घटना को बताया, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हौसला आया और उसके बाद उन्होंने तहरीर दी। आपको बता दें, पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यूपी 15E Q7069 नाम की नंबर की स्कॉर्पियो ने इस घटना को अंजाम दिया है। 5 लोग ये संख्या में थे, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करने का दावा कर रही है। फिर दिल दीजिए नौचंदी को और इस कार्यक्रम के तहत, इस अभियान के तहत आपको लेकर चल रहे हैं पटेल मंडप के मुशायरे में। और पटेल मंडप के मुशायरे में पहुंचकर आप हर गज़ल, हर नज़्म, हर शेर को सुनकर अपना दिल देने से नौचंदी के इस मुशायरे को अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पटेल मंडप में एक प्रभावशाली कवि सम्मेलन हुआ था और उसके बाद अब बारी थी ऑल इंडिया मुशायरे की। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में नामी ग्रामी शायरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की और जब मुशायरे की शमा अफरोज़ी हुई तो हर शेर पर दाद मिली, हर गज़ल को लोगों ने सराहा, हर नज़म पर तालियां बजी। डॉक्टर हरिओम पवार, किटौर विधायक शाहिद मंजूर और एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जब मुशायरा सुनने के लिए बैठे तो फिर देर रात तक वो मुशायरा देखते ही रहे, मुशायरा छोड़कर जा नहीं पाए। पॉपुलर मेठी के मेठी अंदाज में तंज भी था और गुदगुदाने की कुव्वत भी थी। पॉपुलर मेठी ने कहा, राज की बात बताते हुए डर लगता है, पाँव फैलाऊं तो दीवार पर सर लगता है। जी हाँ, वो अपने ससुराल में जो उनके ससुरालियों ने कमरा दिया था उस पर ये उद्गार पहुंचा रहे थे। मुशायरे का संचालन प्रभावशाली तरीके से रिवाज सागर ने किया और अपने संचालन से मुशायरे को एक नया मोड़ दिया। शायर फारूक बख्शी, शायर इरशाद बेताब, डॉक्टर तारिक कमर, विजय सागर सहित 1 दर्जन शायरों ने ज़माने के चलन पर, देश की स्थिति पर संजीदा शेर, गज़ल और नज़्म पेश कर सबको वहाँ उस्ताद कहने पर मजबूर। मुझे ये खुशी थी कि मैं बड़े शायरों के सम्मान में, मैं सबका मेरठ में अपने घर में स्वागत करता हूँ। दुनिया रसूल की है वो जन्नत रसूल की, वो जन्नत रसूल की, दुनिया रसूल की है
रसूल की उल्फत। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी अपने जो अग्रज श्रद्धेय शायर हैं चरण सिंह साहब, मैं जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। आप हिंदुस्तान की कोई तहजीब की बड़ी किताब पढ़ रहे हैं। तेरी धरती को सैराब करते हुए सब ज़रारों से कोशिश की भागते हुए हर कदम फैलते और सिमटते हुए मस्त नग़मे सुनाते हैं गंगो जमन जिंदाबाद वतन जिंदाबाद। ये गलत है कि सबने रोक लिया, यूं समझ लो न सबने रोक लिया, यूं समझ लो न सबने रोक लिया। तुझको घर से तुझको घर से तेरे उठा लाता, मुझको मेरे अदब ने रोक लिया। रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। हमारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। चार मिसरे और मुरादा करेंगे खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं। गाली साहब खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। अलिफी उर्दू का सदर साहब की मैं दुआएं चाहती हूँ। पट्टू समाज फरमाएं, सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए, खुशी आ गई। सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए, खुशी आ गए। हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया, मेरठ वालों, हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया, तुमने आवाज़ दी चादरी आ गई। इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क करना है तो हम जैसे बुजुर्गों से करो, पिलपिला आखिरी खाने में मजा देता है। शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते यारो। जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आप इतना जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये पानी नहीं है? और जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी
हमेशा तू मेरे घर से ही गम निकलता है। हमेशा तू मेरे घर। दहशतें सयाद तारी है दिलों पर इस कदर, लोग डरते हैं खुदा को भी खुदा कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, हम वक्त की आंखों से गजल देख रहे हैं, हमको गुलो बुलबुल के तराने नहीं आते। कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। और लोग पढ़ते हैं इसे, शकील भाई बैठे हैं, कि लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते। लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं, हमने गजलों में छुपा रखा है चेहरा। हमने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। और मुद्दतें बीत गई नींद ना आई हमको, मुद्दतें बीत गई नींद ना आई हमको, मेरी आंखों में जगह रहता है चेहरा तेरा। एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं और मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं। बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने, यार ये उम्र भी कट जाएगी खुददारी में, यार ये उम्र भी कट जाएगी ये खुददारी में। और एक गजल के चंद शेर और देखें कि आजकल के जो हालात हैं हमारे घरों के, हर तरफ रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, तराजू लगाए हुए बैठे हुए हैं लोग घरों में, भाई भाई में। और यहाँ तो रोज आप सुबह पेपर खोलते होंगे और हमारा तो रेगुलर, मतलब अभी रात में भी एक दो जगह पे उससे वाबस्ता होना है हमें, कि हर तरफ रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद कराऊं। और यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ है इसमें देश के ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शायर शिरकत करे हैं, जिसमें शकील आज़मी जो बॉलीवुड से हैं, लगभग 32 मूवीज़ में गाने लिख चुके हैं। और एक बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब की दुनिया का जो मंजर भोपाली है, मंजर भोपाली साहब की तमाम गज़लें बड़े बड़े गज़ल गायकों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कैसेट्स में रिलीज़ की हैं। उसके बाद बहुत ही उम्दा और अच्छे शायर चरण सिंह बशर जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम मोहतरमा चांदनी शबनम की, तो एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री जो हिंदी और उर्दू दोनों में महारत रखती है, उन्होंने बेहतरीन कलाम आपने फरमाया। तमाम ऐसे हमारे इस मुशायरे के जो चीफ गेस्ट हैं हाजी शाहिद मंजूर साहब, जो उर्दू अदब से और हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, मेरा कहना यह है कि सभी लैंग्वेज का वो आदर करने वाले, इज़्ज़त करने वाले एक ऐसे शख्स जिनको आज हमने यहाँ का चीफ गेस्ट बनाया। आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब डॉक्टर काजी जैनुस साजिदलीकीन साहब ने की है, और इसमें जो शमा रोशन की है डॉक्टर हरिओम पवार, हिंदी का एक ऐसा नाम जिसके दिलों में उर्दू भी बसती है। आपने यहाँ की आज हिंदी के शायर कवि ने उर्दू की दुनिया की आज शमा रोशन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। तमाम हमारे साथी जो आज हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट, जिसमें डॉक्टर करमेंदर सिंह, हाजी आदि चौधरी साहब, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, और एक नाम हमारा ऐसा जो अहमद हमीद साहब जो बागपत से तशरीफ़ लाए। तमाम सामाइन, उन्होंने बड़े बहुत ही मोहब्बत के साथ हमारे शायर हजरात को दुआ दी, तालियां बजाईं और बहुत अच्छी तरीके से उनको नवाजा।
बेहतरीन प्रोग्राम रहा। ये एक ऐसा प्रोग्राम कौमी एकता का जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। आज ये प्रोग्राम 1857 की क्रांति के शहीदों के नाम रहा। एक बेहतरीन प्रोग्राम के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा नगर आयुक्त साहब को और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जिला मजिस्ट्रेट साहब को और लवी त्रिपाठी जी को कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर करने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल मंडप में शनिवार की शाम म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम के नाम रही, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इन कलाकारों का टैलेंट एक अलग ही संदेश दे रहा था। गायक जुनैद फारूकी के गीत और साथ ही साथ जूनियर अमिताभ मुकेश शर्मा का कार्यक्रम का संचालन अशरफ ने किया। हमारे प्रोग्राम जो है ये बिग ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम है। यह हर साल हम प्रोग्राम यहाँ करते हैं। हम उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी फ़ीस जमा नहीं होती, जिनके माँ बाप नहीं होते, कुछ लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं आगे, उन बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, उनको बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और जो उन बच्चों में जो प्रथम आता है, बच्चा फर्स्ट आता है, उनको यहाँ इस मंच पर आकर अधिकारियों से, सांसदों से उनसे सम्मानित किया जाता है। इसलिए हौसला अफजाई बढ़ जाए बच्चों की। और चलिए अब आपको सर्किट हाउस लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री और मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह द्वारा कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर, बरसात के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को लेकर तो विचार विमर्श किया ही गया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था, पशुपालन विभाग की प्राथमिकताएं और जानवरों के चारागाह पर जो कब्जा हो रहा है उसको मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि आप सब लोगों को सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। सरकार की प्राथमिकताओं में विकास और सुरक्षा सबसे ऊपर है। सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें। वहीं श्रम पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकताओं में शामिल करें, उनकी समस्याओं को तुरंत सॉल्व करें और श्रमिकों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शहर और गाँव में बरसात के मौसम में स्वच्छता का, साफ सफाई का ध्यान रखना सुनिश्चित करें और कांवड़ यात्रा पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, साफ सफाई पर और स्वच्छता अभियान पर। कहीं पर भी कांवड़ यात्रा के दौरान या गांव में और शहर की सड़कों पर जल भराव होने की स्थिति में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहे। संचारी रोगों को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पूरे जनपद में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव होना चाहिए। पालतू जानवरों की जो सरकारी योजना है उसका लाभ पालकों को मिलना चाहिए। उन योजनाओं का लाभ अगर जन जन तक पहुंचेगा तभी योगी सरकार की नीतियों का फायदा है। नई और बड़ी गौशाला बनाने के लिए प्रशासन तुरंत एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। 5 वर्ष के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए फोर्सेज और प्रशासनिक तैयारियां होनी चाहिए। कांवड़ की तैयारियों को लेकर उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए और कहा कि समय से पहले ही ये तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। विद्युत विभाग, पुलिस विभाग अधिक से अधिक नई तकनीक के जरिए और पुरानी कमियों के आधार पर कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की कोशिश करें। कांवड़ यात्रा में बरसात के दौरान कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी तैयारी अभी से ही शुरू होनी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो फिर कार्रवाई के लिए सभी लोग तैयार रहें। इस दौरान सांसद, महापौर, कैंट विधायक, दोनों एमएलसी, महानगर अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव और नोडल अधिकारी अमित घोष भी मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के साथ तमाम अधिकारियों ने हर महत्वपूर्ण जानकारी नोट की। और अब आपको लेकर चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय गणमान्यों के अलावा महापौर के पास, छात्राओं के पास, शिक्षक और शिक्षिकाओं के पास। उनसे हमने बातचीत की और उनसे जब बातचीत की तो एक नया ही एंगल हमारे सामने आया। लेकिन सबसे पहले हमने बात की
मेरठ के प्रथम नागरिक हरिकांत एलूवालिया से। उनसे पूछा योग पार्क को लेकर नगर निगम की क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या प्लानिंग है और उनके जीवन में योग का क्या स्थान है और योग ने उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला। मेयर हरिकांत एलूवालिया ने बताया कि वो पिछले काफ़ी समय से योग कर रहे हैं और योग से उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। साथ ही साथ मेरठ के पार्कों में योग की क्लासेस और सेशंस चलते रहते हैं, ये भी उन्होंने हमको बताया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपके प्रथम नागरिक मेयर हरिकांत एलूवालिया आपके सामने है सिटी हलचल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरठ के महापौर हरिकांत एलूवालिया हमारे साथ हैं और पीछे ये बच्चियां हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास योग के जरिए बहुत अच्छी तरीके से घर पर पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। सर, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में योग पार्क डेवलप कर रहे हैं और आज का जो ये मंजर है ये बहुत सुखदायी है? देखिए, जहाँ तक योग पार्क का विषय आपने बताया, पूरे मेरठ महानगर में जगह जगह पार्कों का डेवलपमेंट हो रहा है और योग एक ऐसा विषय है कि अगर हर नागरिक इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फॉर एवर निरोग रहेगा। योग प्राणायाम ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये हमेशा आपको स्वस्थ और निरोग रखेगी। आज की लाइफ में जैसे हर आदमी तनाव से गुजर रहा है, तो जो भी योग और प्राणायाम करेगा वो हमेशा बीमारियों से, तनाव से मुक्त रहेगा और अपने जीवन में जो भी उसका संकल्प है वो उसको पूरा कर पाएगा। आप अपने दिन की शुरुआत योग से ही करते हैं? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं 2006 से जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने स्टेडियम में करा था और स्वामी रामदेव जी ने सही मायने में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इस योग का एक बड़ा संदेश दिया है। आज पूरा परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21 जून का समय दिन निश्चित किया है, आज पूरे विश्व में ये योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो योग प्राणायाम की कार्यशैली है, ये हमारे भारतवर्ष की ही ये एक तरीके से कार्यशैली है जिससे मनुष्य निरोग रहता है। तो भारतवर्ष की हमारी संस्कृति, हमारे बड़े बड़े वैद्य, हमारे ऐसे पतंजलि, धन्वंतरी जैसे गुरु हुए हैं कि अगर हर मनुष्य इनकी बातों को अपनाए, अपनी जीवन शैली में अपनाए, तो वो हमेशा निरोग रह सकता है। देखिए, मैं मेरठ महानगर की जनता से अपील करूंगा कि अगर डॉक्टरों के पास से जाने से बचना है और बिना बात अपना पैसा ख़राब नहीं करना, सिर्फ 45 मिनट आजकल जगह जगह पे हमारे योग गुरु हैं और उनसे जाके ये प्रक्रिया सीखें और 45 मिनट रोज ये योग करें, प्राणायाम करें, वो बिल्कुल निरोग रहेंगे। डॉक्टरों के पास उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। सिटी हलचल हर एक को मौका देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरजे इंटर कॉलेज की छात्राएं जब योग करने के लिए सुबह ही सुबह मेरठ कॉलेज पहुंच गई थी अपने टीचर्स के साथ, तो हमने भी उनके साथ एक दिलचस्प इंफॉर्मेटिव बातचीत की। आसनों के बारे में इन बच्चियों से जाना और ये भी जाना कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन वो करते हैं, तो उन्होंने वो आसन कर दिखाया। उनके साथ आई उनकी टीचर्स ने कहा कि कॉलेज में नियमित रूप से योग के बारे में बताया जाता है, योग करने की सलाह दी जाती है और विशेष मौक़ों पर योग भी कराया जाता है। और ये बच्चियों ने आज योग किया है स्कूल यूनिफॉर्म में। स्कूल की छुट्टी है, फिर आप लोग आए? हमें स्कूल से बताया गया था तो हमें आना ही था, और मना कैसे कर सकते थे। योग करके कैसा लगा? सर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वी हैव ट्राइड फर्स्ट टाइम योग बट इट वाज गुड। कौन कौन से आसन किए? सर, काफी सारे आसन किए। हाँ? ताड़ासन, वृक्षासन, बालासन। पीछे ये बच्चे हैं, अगर इन्हीं बच्चों को आप योग आसन की प्रारंभिक शिक्षा दें तो यहीं से इनका जीवन निरोगी जीवन बनने लगेगा। ये देखिए, हाइट बढ़ने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ये जो आसन है ये बहुत ज़रूरी है और आधी आबादी के लिए इस आसन को लेकर हर स्कूल में छोटे छोटे सेशंस होते हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रोज सुबह तो उठती नहीं है आप जल्दी लेकिन आज जल्दी उठोगे आप लोग? यस सर। जी हाँ, बच्चों के साथ उनके इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैम, सुबह लेकर आए, स्कूल की छुट्टी है।
6 महीने यहाँ लेके आना था। पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? नहीं, हमने पहले ही मैसेज डाल दिया था ग्रुप पे, नाम वगैरह भेज दी गई थी कौन बच्चे आ रहे हैं, सारा पेरेंट्स के थ्रू ही कॉलेज में आए, फिर यहाँ सीधे यहाँ स्कूल में भी कॉलेज में भी बताते हैं योग के बारे में? बिल्कुल बताया जाता है, हमारे यहाँ तो बाकायदा क्लासेस चलती हैं इनकी। कैंप हुआ है? समर कैंप में भी कराया गया था योग। जी हाँ, चैनल आपका तो बच्चे भी आपके और बच्चों के साथ योगा का ये बड़ा मैसेज मेरठ कॉलेज के इस ग्राउंड से अपने सहयोगी अमित के साथ इस वादे के साथ कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इस योगाभ्यास के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स भी शिरकत करने पहुंचे या भिजवाए गए थे, ये डिसाइड आप करेगा। इस दौरान उन्होंने मोदी योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए छोटी सी एक रिक्वेस्ट सिटी हलचल के माध्यम से प्रभारी मंत्री, सरकार और अधिकारियों से कर डाली और कहा कि सभी स्कूलों में योग प्रशिक्षक यानी कि योग ट्रेनर्स की परमानेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और वर्तमान में जो उनको सैलरी मिल रही है, जो मानदेय मिल रहा है, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। इस अवसर पर एक शिक्षिका ने स्वरचित एक कविता भी योग पर सुनाई। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और अनेक आसन, और इन अनेक आसनों में योग निरोग रहने का बड़ा संदेश देता है। जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू हुआ आज से कुछ साल पहले, तब किसी को भी नहीं मालूम था कि भारत की जड़ों में जो योग है वो विश्व को ऐसा निरोगी काया का फल देगा जिसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो जाएंगे। मेरे साथ इतने सारे लोग सेल्फी पॉइंट पर हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। शुरुआत कर रहा हूँ आधी आबादी से, सीधी कविता से। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रचना वानिया और मैं प्राथमिक विद्यालय आलमपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और एक छोटी सी कविता योग को समर्पित है। तो हमें योग रोज करना चाहिए। तो एक कविता आपके समक्ष पेश करती हूँ, सुनिए। मन से तन का सुंदरतम संयोग जरूरी होता है। मन से तन का सुंदरतम संयोग जरूरी होता है। इसीलिए तो हमको करना योग जरूरी होता है। इसीलिए तो हमको करना योग जरूरी होता है। वीडियो बनाना। सूरज के संग उठना सीखो और उत्तम आहार रखो। सूरज के संग उठना सीखो और उत्तम आहार रहो। स्वस्थ निरोगी काया हेतु उत्तम ही व्यवहार रखो। स्वस्थ निरोगी काया हेतु उत्तम ही व्यवहार रखो। जीवन में एक क्षण का उपयोग जरूरी होता है। मन से तन का सुंदरतम संजोग जरूरी होता है। हमारे साथ ये सब लोग व्हाइट टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। टी शर्ट और योग की कल्चर प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। आज यहाँ पर आकर क्या संदेश लेकर जा रहे हैं जिससे अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने घरों में आप योग का संदेश फैला सकें? वैसे तो मैं हर रोज ही अपने स्कूल में योग कराता हूँ, पर जो यहाँ का जो संदेश देना चाह रहा हूँ मैं कि रोज योग करें और निरोग रहें। जी, योग अपनाओ, रोग भगाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहूँगा कि हमें योग करना चाहिए, रोज योग करना चाहिए। बच्चों को भी योग का मतलब योग जोड़ना। जब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आकर यहाँ पर योग करते हैं, अधिकारी आकर योग करते हैं, तो जनता में क्या संदेश जाता है? अच्छा संदेश जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है कि योग एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे हमें एक ये भी सीख मिल रही है कि भाई योग को डेली अपना कराओ। जैसे हम शिक्षक हैं तो बच्चों को भी योग सिखा करके उन्हें आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। योग सिखाने में कुछ प्रारंभिक प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूलों में? सर कुछ आती है, लेकिन उनको अगर हम बहुत आसान तरीके से बच्चों को बताएं तो उनको कुछ शुरू में परेशानी होगी, लेकिन उनको वो उत्साहपूर्वक भी करते हैं विद्यालय के अंदर।
कौन कौन से विद्यालय के अंदर आसन तो जरूरी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे खाना भी खा के आते हैं? बहुत सारे आसन हैं जिसमें खड़े होने वाले आसन है, बैठ के आसन है और लेटने वाले आसन है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों की जो बॉडी है वो लचीला बनाती है इन आसनों के लिए। वज्रासन में हम खाना खाने के बाद भी हम वज्रासन कर सकते हैं। जरा बता दीजिए एक बार वज्रासन चप्पल उतार के, क्योंकि वज्रासन हर एक को करना चाहिए। ये वज्रासन जो है वो आपको पेट के डॉक्टरों से बचाता है, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से घुटनों पर बैठे हैं, और मैं पीछे की तरफ अपने सहयोगी अमित से कहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे है वो पीछे आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो ये समझिए कि आपका खाना डाइजेस्ट होगा, एसिडिटी से बचेंगे और जो पेट की समस्या है उनसे आपको निजात मिलेगी। एक बात बताइए, इसमें जो सांसों का आदान प्रदान होता है वज्रासन में, वो किस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए? जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं बस ऐसी नॉर्मल सांस लेंगे। इस वज्रासन में बैठकर एक और आसन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को और सही करता है। हाँ, वो ये जी हाँ, सिटी हलचल पर आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। बीएसए विभाग के ये सभी शिक्षक यहाँ पर सुबह पहुँच गए। स्कूल खुलेंगे बच्चों के लिए 1 जुलाई से, लेकिन टीचर्स स्कूल में पहुँच रहे हैं और अपना काम वो शुरू कर दिया है जिससे बच्चों को मदद मिले। कुछ और शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं। जी, आज यहाँ पर कहाँ से आई हैं आप? मैं सरना ब्लॉक से आई हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैली से, मोनिका सिंह। बच्चों को योग की तरफ ले जाने में कुछ मुश्किलात आती हैं या बच्चे आराम से आ जाते हैं? नहीं, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ भी नया करने के लिए। उनको तो सीखना है, और आप जब पढ़ाई से हटके उनको कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो उसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और हमने सुबह के रूटीन में उनको जैसे ताड़ासन है या फिर उनको पंजों पे चलना सिखाया है, जिससे उनको वेट अपना मैनेज करने के लिए बहुत मतलब आसानी होती है और वो बहुत खुशी खुशी उन चीज़ों को कर पाते हैं। हमारे सिलेबस में योग से संबंधित चीज़ें कम है, ज़्यादा होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। वो तो एक्टिविटी पर आधारित होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक पीरियड ही योग के लिए होना चाहिए। जी हाँ, मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हर एक स्कूल में योग शिक्षक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे परमानेंट हो चाहे संविदा पे हो। नहीं, परमानेंट ही होने चाहिए। संविधान सर, परमानेंट होना चाहिए, संविदा नहीं, परमानेंट। योग के जरिए एक बड़ा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट कर्मचारी रखिए, परमानेंट टीचर्स रखिए, उनकी आप सेवाएं लीजिए और योग को उस पीढ़ी के पास पहुंचाइए जो पीढ़ी आजकल डॉक्टर्स के साथ है। और ऐसे में जब हमारे सामने अभी 2 दिन पहले 38 साल के गौतम हमारे सामने चले गए जो पार्षद हैं, उसके बाद अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना जरूरी है। डिफेंस लैंड पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं होता है और ये डिफेंस लैंड में पड़ रही लाल कुर्ती पैठ एरिया की जो डिफेंस लैंड पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसके मद्देनज़र हम ये बात कह रहे हैं। पहले से बने निर्माण पर रोक लगाते हुए कार्रवाई के आदेश क्या फाइलों में दब कर रह गए, और किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन ना करने के जो आदेश हैं उसकी इग्नोरेंस आपके सामने है। एक जागरूक दर्शक ने हमें वीडियो भेजी है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और टीन शेड भी डाले जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी एसडीओ के ऊपर है, लेकिन एसडीओ साहब शायद अनजान है या सेट हो चुके हैं। ये फैसला आप कीजिए, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पीपीई एक्ट का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है और हर निर्माण पर नजर रखने वाला डिपार्टमेंट वो कहीं गुम है, वो कहीं खो गया है। संबंधित अधिकारियों को यह अवैध निर्माण गोविंद प्लाजा बाउंड्री रोड पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 तरीके की दुकान है, एक कच्ची दुकान तो दूसरी पक्की दुकान, और दोनों तरीके के दुकानों में कंस्ट्रक्शन करना पूर्णतः अवैध है। बस शर्त यह है कि आपकी एसडीओ और डिपार्टमेंट में कोई सेटिंग हो। जी हाँ, 100 के करीब दुकानें हैं, केवल 2 लोगों को नोटिस दिया गया है, बताएंगे आपको बाद में। लेकिन फिलहाल तो ईमानदार रक्षा संपदा अधिकारी के होते हुए इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ये सवाल लाल कुर्ती में ही नहीं कैंटोनमेंट बोर्ड में सुना जा सकता है।
अधिकारियों पर और जनप्रतिनिधियों पर इसकी नज़र है, ये चर्चा का विषय है। जागरूक दर्शकों का दावा, इस क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी इस कंस्ट्रक्शन को करवा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी इस कंस्ट्रक्शन का पता है। जानी थाना इलाके में बंद पड़े मकान में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी बबलू और सत्यम को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दोनों युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर एक बंद पड़े मकान में ले गए थे और सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने अपने परिजनों को ये घटना बताई तो उसके बाद पुलिस के यहाँ जाकर उन्होंने शिकायत की और मुकदमा कायम करवाया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गॉडविन कॉलोनी में अपनी बुआ के पास आई एक नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। पुलिस ने लोनी से उसे बरामद कर लिया है। सरदना तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश और एसडीएम दीक्षा जोशी ने 70 शिकायतें सुनी और किसी भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाया। पहले से आई सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, ऐसा इन लोगों ने दावा किया है। इस दौरान सीओ, तहसीलदार समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। शनिवार को मवाना तहसील सभागार में समाधान दिवस पर एडीएमएफ सूर्यकांत त्रिपाठी, एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम मवाना और सीओ तहसीलदार ने फरियादियों की कई समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को इन शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील स्तर पर जनता की समस्याओं को सुना जाता है और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और अब सिटी हलचल का विशेष कार्यक्रम, खास कार्यक्रम, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। क्यों है बेमिसाल, क्यों नहीं है बेमिसाल, इस पर चर्चा चल रही है। और आज हमारे साथ किठौर विधायक शाहिद मंजूर हैं और मेरठ में सपा पार्टी के स्तंभ कहे जाते हैं किठौर के विधायक शाहिद मंजूर, और उन्होंने अपने ही अंदाज में मोदी के काम करने की शैली पर, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की शैली पर सवाल उठाए, टिप्पणियां की। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर हर सवाल का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। विधायक शाहिद मंजूर से जब हमने सवाल पूछे तो एमएलए साहब ने कहा, क्या खरीद फरोख्त बंद हो चुकी है? क्या हस्तिनापुर का हक सरदना के सलावा को खेल यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं मिला है? पुलिस की एनकाउंटर प्रणाली पर भी, किठौर के डेवलपमेंट पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की और सरकार से पूछा, क्या कोई एक ऐसी योजना है जो उन्होंने जनता को समर्पित की हो? इन 11 सालों में टोल की महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। और जब ये सवाल पूछा गया कि इतनी कमियों के बावजूद जनता बीजेपी को क्यों चुन रही है, तो उन्होंने कहा, जनता नहीं, ईवीएम का जादू चल रहा है। देखिए सपा के वरिष्ठ नेता किठौर के विधायक शाहिद मंजूर से ये दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातचीत, क्योंकि ये बातचीत आपको लोकतंत्र में वोट डालने के लिए बूथों तक लेकर जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल क्या है बेमिसाल, लेकर चलते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती है इसकी जमहूरियत। 140 करोड़ लोग, और 140 करोड़ लोग जब वोट देते हैं और सरकार बनती है, और सरकार जब काम करती है, उस काम पर हर 1 साल पूरा होने के बाद चर्चा होती है। योगी सरकार के 8 साल तो मोदी सरकार के 11 साल। जहां पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि 11 साल बेहतरीन साल है, तो वहीं विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और जवाब भी मांग रहा है। हमारे साथ सीनियर मोस्ट लीडर, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पार्टी आप समझ जाएंगे, शाहिद मंजूर साहब हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन
सभी के बीच में रहकर काम करते हैं। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए काम करते हैं। और ये सरकार भी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है। तो इन 11 साल पर विपक्ष के सपा के प्रमुख लीडर शाहिद मंजूर साहब आपके साथ हैं, आपके सामने है। सिटी हलचल के सवाल है और इन सवालों पर आपको रिएक्शन देना है। क्या सत्ता पक्ष सही कह रहा है या विपक्ष की बातों में दम है? सर, आपका स्वागत है सिटी हलचल। बहुत धन्यवाद। 11 साल पूरे कर लिए हैं, 8 साल योगी सरकार ने भी पूरे कर लिए हैं और आप भी 3 साल के हो गए विधायकी में। वैसे तो आपकी विधायकी बड़ी लंबी है, लेकिन इस वर्तमान सत्र में 3 साल हो गए। इन 11 + 8 और 3 सालों का जो आपके सामने मजमून है, उसे आप कैसे देखते हैं? राजनीति में आपने शुरुआत करी जमहूरियत से, सेकुलरिज्म से, समाजवाद से, और यही आपने बतलाया कि इस मुल्क की खूबसूरती है और यही वर्तमान सरकारों के नारे भी हैं। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, होना तो यही चाहिए। और सरकारों का, मेरी सरकार रही हो, उससे पहली सरकार रही हो, उससे पहली सरकार रही हो, सब सरकारों का आकलन जो है उनके कामों से होना चाहिए, नारों से नहीं। नारों से आकलन करोगे तो फिर नारे तो बहुत लगे हैं। देश से गरीबी मिटाओ का नारा भी लगा है, देश में सबको रोटी का भी नारा लगा है, अब सबका साथ और सबका विकास का भी नारा लगा है। तो नारों पे नहीं जाना चाहिए। और जिन नारों को खुद सरकार और सरकार के मुखिया या सरकारों के कर्ता धर्ता या सरकारों में चाणक्य कहे जाने वाले नेता, वही अगर ये कहें कि ये नारे नहीं है तो जुमले हैं, तो फिर उन जुमलों पर क्या बात की जाए? सरकार में आने से पहले जब सरकार छोटी सरकार थी तो उनके सारे वीडियो क्लिप, उनके बयानात आप उठा के देखिए। वही कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। वही कहते थे कि जब हमारे बॉर्डर मजबूत हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो फिर ये आतंकवाद कैसे आता है। उन्हीं का कहना था कि पैसा हवाले से आता है और हवाले की जानकारी सरकारों को रहती है। उन्हीं का ये भी कहना था कि जब तक ऐसी सरकार रहेंगी कि जिनमें घोटाले होंगे तो कैसे विकास होगा। तो वादे तो बहुत थे। वादे तो 6 महीने में पीओके को भारत में मिलाने का भी था। नारा तो चाइना से आंख मिलाने के बात करने का, आंख में आंख डाल के बात करने का भी था। नारा तो जो सियाचिन में ज़मीनों पर कब्जा हो रहा उसको मुक्त कराने का भी था। नारा आतंकवाद को ख़त्म करने का भी था। नारा किसानों की आय दुगनी करने का भी था। नारा तो 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने का भी था। नारा बिजली फ्री देने का भी था। नारा कौन सा ऐसा नहीं था जो नारा ना दिया गया और सत्ता को परिवर्तन ना किया गया। बहुत नारे दिए गए। अब इन सारों पे बात कर लो, इनमें से कोई सा नारा पूरा हुआ हो तो मुझे लगता है कि सरकार की कामयाबी है। बेरोजगारी ख़त्म हो गई हो तो सरकार की कामयाबी है। आतंकवाद ख़त्म हो गया हो तो सरकार की कामयाबी है। बॉर्डर से जो आतंकवाद होता था वो ख़त्म हो गया हो
तो भी सरकार की कामयाबी है। किसानों की आय दुगनी हो गई हो, वो भी कामयाबी है। रुपया डॉलर की कीमत, रुपया डॉलर के बराबर हो गया हो, तो भी कामयाबी है। 30-35 रुपए को डीजल बिक रहा था, वो भी कामयाबी है। और सरकार के बड़े बड़े नेता थे, कुछ स्वर्गीय हो गए हैं, थे वाकई बड़े नेता थे, स्वर्गीय हो गई। वो सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में जाती थी, सड़क पे बैठती थी, गैस के दाम घट गए हों, तो भी कामयाबी है। यूरिया और पेस्टिसाइड जो है वो किसानों को, और किसानों के जो उपकरण हैं वो सस्ते दाम पे अगर उपलब्ध हो रहे हों, वो भी कामयाबी है। जीएसटी लगाने के बाद में व्यापारी वर्ग को कोई सहूलत मिल गई हो, वो भी कामयाबी है। यही तो नारे थे। अब इन नारों में कितनों में सफलता मिली है, उसका आप अंदाज़ा लगा लो, उससे अंदाज़ा लगाओ। अगर नारों में सफलता है, तो फिर सरकार कामयाब है, और अगर उन नारों में सफलता नहीं है तो फिर सरकार को कितने नंबर दिए जाए। एक बात। दूसरा, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास तो होना चाहिए, लेकिन सबके साथ में, सबके विकास में जब कपड़े देख के पहचाने जाएंगे तो सबका साथ कहाँ रह गया। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो शब्द असंवैधानिक भी हैं और अपरंपरागत भी हैं, असंसदीय भी हैं, अनपार्लियामेंट्री भी हैं, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया। या वो नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन पर रोज़ाना कोई ना कोई आरोप लगते हैं, कोई व्यभिचार का है, कहीं सड़कों पर खड़े होकर कुछ उल्टे सीधे काम करने का है, कहीं कोई होटल ये बने हैं ओयो उनका है, कहीं वो पहलवानों के साथ का है, एक नहीं है। जब ये सब काम होंगे फिर कहाँ विकास हो जाएगा और किसका विकास हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास तो तब हो जब सबके साथ जो अन्याय हो रहा उनका अन्याय भी दूर हो, तो समझे कि हाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा। वादा कर लिया किसानों से कि 3 कानून वापस हो जाएंगे, एमएसपी दी जाने लगेगी। सब बहुत चिल्लाते थे कि जो आयोग बने हैं उनकी जो रिपोर्ट किसानों के बारे में आई हैं उनको लागू करी जाए। आज कहाँ गए। जब किसान भी चिल्लाते हैं, बैठते हैं, धरना देते हैं, और हद ये है कि हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी कोई एमएसपी पर बात नहीं हो रही, किसानों की जो दुर्दशा है उस पर बात नहीं हो रही। रोज़ाना तीसरे दिन जो आपदाएं आती हैं उस पर किसान को कोई रियायत देने की बात नहीं हो रही। आप कहते हैं कि हमने बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आपने ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आपने घरेलू बिजली पर कितना बढ़ा दिया है। जो कनेक्शन गरीब 200-300 में जिसका काम चलता था आज 1100-1200, इससे कम में नहीं बात हो रही। अब कहाँ सफलता है। खाद के दाम घट गए हों। हाँ, अब पिछले दिनों उन्होंने अच्छा काम किया कि खाद पर दाम नहीं बढ़ाए, मगर एक कट्टे से 5 किलो गायब कर दिया। 50 किलो का कट्टा था, 45 का कर दिया। गन्ने में भी 7 साल में उत्तर प्रदेश में 25 रुपये बढ़ाए, गन्ने पे बढ़ाए 25 रुपये और किराए के बढ़ाए 3 रुपये। 25 रुपये 7 साल के डिवाइड कर लो और फिर 3 उसको देख लो, 3 रुपये को देख लो, तो किराया ज़्यादा ले लिया और गन्ने का मूल्य कम घटा बढ़ाया। कहीं कोई बात सफलता है कोई तो करो। अब रोज़गार की बात कर लो। कहीं आप जाओ, किसी जगह जाओ, अच्छा जीएसटी लाए, मेरे ख्याल से जितने अभी तक संविधान में संशोधन नहीं हुए 75 साल में, उससे ज़्यादा जीएसटी में संशोधन हो गए। इन्होंने कहा नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद बंद हो जाएगा, नोटबंदी भी बंद हो गई। इन्होंने कहा कि जो
नकदीकरण है, जो नकद है, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। सारा काम बैंकों के थ्रू होगा, हो भी रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि जब बैंकों के थ्रू काम हो रहा है तो जजों पे, आईपीएस पर, आईएएस पर, भाजपा के नेताओं पर, फिर ये नोटों के बंडल और टिरको नोट कहाँ से आ रहे हैं? जब मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और पाबंदी लगा दी कि 20,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगा नकद में, तो फिर ये बंडल कहाँ से आ रहे हैं? पूरे पूरे कमरे भरे हुए मिल रहे हैं, पूरे पूरे कमरों में आग लग रही है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसी नोटबंदी से? जो कल आपने 2000 का नोट चालू किया, आपने उसको बंद कर दिया, आपने 500 का चालू किया। अब ये 500 के जहाँ मिल रहे 500 के बंडल मिल रहे। फ़र्क इतना पड़ा, पहले एक बंडल होता था, अब 4 हो गए। पहले स्पेस कम में रखे जाते थे, अब ज़्यादा स्पेस है। माल तो इतना ही है। अब कहेंगे आपके वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, ये भी सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले उससे पहले ये मुद्दे जो आपने सारे गिनाए हैं, ये मुद्दे विपक्ष लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरता है, क्यों नहीं जनता के बीच में पहुंचता है? ये जो आपकी जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर पहुंचने की स्पीड है, वो क्यों कम हो गई? जनता के बीच में कितने दिन रहे किसान? कुछ हल निकला? जनता के बीच में कितने दिन रही वो पहलवान? कुछ हल निकला? जनता के कौन सा ऐसे मुद्दे हैं जिनको पार्लियामेंट में ना उठाया जाता हो? कोई हल है? असेंबली जितनी चलती है उसमें ना उठाया जाता हो? सर मैं ना इत्तेफाक हूँ आपकी बात से, क्योंकि 400 पार का नारा था। इन सब विरोधों से 240 पर आकर अटक गई गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट क्लियर मेजॉरिटी की तरफ जा रही थी, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत 240 पर आकर इकट्ठी हो गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। इन सब प्रदर्शनों से, इन सब विरोध की आवाज से ये भारत की खूबसूरती है। अच्छा, आपने तो खुद ही कहा कि इन विरोध से ये बात कंट्रोल हुई है। मैं भी कह फिर विपक्ष क्यों नहीं उतरता? कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन विपक्ष के लोग डीएम से, एसएसपी से, गन्ना विभाग में, बिजली विभाग में, जहाँ कहीं सड़कों के निर्माण को लेकर बात हो रही है, उनमें कौन ऐसी जगह है जो विपक्ष उतरने की कोशिश नहीं कर रहा? रह जाती है बात पार्लियामेंट की और असेंबली की। जब पार्लियामेंट और असेंबली का इजलास या उसकी गिनती 4 महीने से घट के 40 दिन, और फिर 40 दिन से घट के 14 दिन, और फिर 14 दिन से घट के 4 दिन, तो कहाँ किसानों के मुद्दे को उठाएं? कहाँ सड़कों के मुद्दों को उठाएं? कहाँ बिजली के मुद्दों को उठाएं? कहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएं? अभी एक कमेटी है हमारी, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, अमित अग्रवाल जी हैं। सब लोगों ने पराग डेयरी के दूध का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जो डेयरी करोड़ों के फायदे में थी, आज करोड़ों के नुकसान में है, वो मुद्दा उठाया, बार बार उठ रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उठाया, हमने भी असेंबली में उठाया। संस्था डूब रही है और सरकार के लोग डुबा रहे हैं उसको। चिन्हित किया जा रहा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा, मगर कोई असर नहीं है। अब आप देख लीजिए बिजली की व्यवस्था, आप शहर में रह रहे हैं, आप ही देख लो। जब शहर की ये हालत है तो गांव की क्या हालत है? और सौभाग्य है मेरठ का कि बिजली मंत्री भी यहीं के। अब जब ये बात कही जाती है तो फिर इसका जवाब ये आता कि आपकी सरकार में तो अमुक शहर, अमुक नेता। अरे भाई, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बिजली घर भी लग रहे थे, बिजली बनाने के जो प्लांट हैं वो भी चालू हो रहे थे, लाइन की भी ठीक ठाक किया जा रहा था। खुद मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 200-300 बिजली घर लग गए, क्षमता वृद्धि हो गई, पूरे शहर में ठीक लाइन हो गई, देहातों में लाइन ठीक हुई।
और उसके बावजूद भी अब आप देखिए, अगर कोई, पहली बात तो ये कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी कराता कौन है? पहले कट लगवाएंगे, लाइन चालू करेंगे, फिर कंप्लेंट करेंगे। आपका बिजली का थाना भी खुल गया, फिर क्या सुधार हुआ? फिर भी लाइन लॉस नहीं रुका। लाइन लॉस नहीं रुका, आखिर क्यों? अच्छा, लाइन लॉस रोके कौन? जेई इनके पास नहीं, एई इनके पास नहीं, लाइनमैन इनके साथ नहीं, पास नहीं, पेट्रोलमैन इनके पास नहीं, लाइन लॉस कौन रोके? प्राइवेट लोग रख रखे हैं, जब तक वो उनकी इच्छा पूर्ति होती है तब तक चलता है, लाइन लॉस होता है। जब उनकी इच्छा पूर्ति बंद हो जाती है तो कंप्लेंट हो जाती है। कौन रोके? जी हाँ, बहुत तफसील से ये आपको आसपास के एरिया से रिलेटेड और नेशनल लेवल पर छाने वाले मुद्दे शाहिद मंजूर किठौर के विधायक हैं, उन्होंने उठाए। जी हाँ, सवाल वाजिब है, जवाब भी ज़रूर चाहिए। लेकिन सर, वो जो दिल्ली और मेरठ का 45 मिनट का जो रास्ता हो गया, वो इन 11 साल की एक खूबसूरती बता रही है बीजेपी। जो आप तीसरे नंबर की इकनॉमी बन गए, उनके पास ये भी है जवाब कि हम तीसरे नंबर की इकनॉमी बन गए, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जो आप कह रहे हैं। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ के जो हमारे संसाधन है वो भी दिखाई देने चाहिए, जो कृषि की आय है जो बहुत बड़ा एक पैरामीटर है वो भी बढ़नी चाहिए, जो किसानों की सहूलतें वो भी होनी चाहिए, बेरोज़गारी भी घटनी चाहिए, रोज़गार के अवसर बढ़ने चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर कहीं है तो मैं मानूंगा कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है। और अगर इंडस्ट्री बंद हो रही हैं और फिर आप दावा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पे आ गई, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक चेक करना चाहिए ना, ये भी ऐसे ही है। वो जैसे उसको कहा कि जुमला है, तो ये भी एक जुमला है। तो भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपने एक मुद्दा कहा सड़क बन गई। ये सड़क किसने बनवाई? भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने? किसने बनवाई है सड़क? किस कंपनी की है? कौन कौन हम सब इसका टैक्स वसूल रहा? किसको हम टोल दे रहे हैं? अगर सरकार की सड़क होगी तो टोल नहीं दिया जाएगा। हमने सड़क बनवाई थी, अखिलेश जी ने बनवाई थी, मेरठ से मुजफ्फरनगर शामली बनवाई, पानीपत, कोई टोल नहीं था, अब इन्होंने लगाया। बागपत को बनवाई, इन्होंने टोल लगाया। सहारनपुर को बनवाई, इन्होंने टोल लगाया। हमने जो बनवाई थी बगैर टोल की आगरा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, उस पर इन्होंने टैक्स लगा, टोल टैक्स लगाया। अखिलेश जी ने बनवाई थी बगैर टोल की थी। अब आप जो टोल की सड़क बन रही है, जो कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सड़क बना रही हैं, इनसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि 20-20 साल 25-25 साल तक ये वसूलियाँ भी करेंगे। तो हम तो अपने पैसे पे चल रहे हैं, हम अपने पैसे पे चल रहे हैं, हम कौन सा सरकार के पैसे पे चल रहे हैं? आपने तो मैं NOC वगैरह तो सब देते हैं। NOC जब देश में बाहर की कंपनी आएंगी, बाहर के माहौल को देखा जाएगा, बाहर के सिस्टम को देखा जाएगा। हमारे यहाँ पहले नहीं थी मेट्रो, लेकिन अखिलेश जी बाहर गए, वहाँ से देख के आए, अपने यहाँ इन्होंने दिया, वो मेट्रो चलाई नहीं चलाई? हाँ, चलाई नहीं चलाई, क्योंकि जिस विज़न को देख के आए थे वो विज़न लागू किया। अब अगर बगैर कनेक्टिविटी के आज के दौर में रहा जा सकता हो तो मत बनवाओ, लेकिन बनवाए तो सरकार तो नहीं बनवा रही। NOC देने का क्या मतलब है? आप 11 साल में ऐसा कोई एक ऐसा रोड बतलाओ जिस पर टोल ना लिया जाता हो, जो सरकार ने बनवाया हो और जनता को समर्पित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई सड़क बताओ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई और उस पर टोल ना लिया जा रहा हो।
अब आप हम जेब भी कटेगी, टोल भी देंगे और हम फिर उसके ढंडोरे भी पीटेंगे, ये हमने बनवा दी। आप उनसे बात करो, उनकी बात करो ना, जिन कंपनी इनको बना रही है। चल के देखो ना, चल के देखो इन पे, बगैर एक कदम भी चल सकता हो। या जिसकी ज़मीन गई है किसान की, जिसके एक खेत के 2 खेत हो गए। आप चलिए, ये बना हमारे यहाँ बुलंदशहर वाला, कई गांव ऐसे हैं, आधी खेती इधर है, आधी खेती इधर है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर का चक्कर काट के किसान को जाना पड़ रहा अपने के। जिसकी ज़मीन गई उसको क्या मिला? अभी आप मवाना रोड पर चलिए, एक गांव के 2 गांव हो गए। आप इस सैनी को ही देख लो, आप मसूरू के देखो, अब राजपुरा को देख लो। अब हमारे दिल से तो पूछो ना, उस किसान के दिल से पूछो ना, जिसको 4 किलोमीटर का चक्कर काट के और बुग्गी लानी पड़ रही है। उस किसान से पूछो उस पर क्या गुजर रही है। और भी इन्होंने एक काम किया, जाओ देखो जाके, जहाँ रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को बजाय पुल बनाने के अंडरपास बनाया। बारिश होती है, निकलना बंद, जो आवागमन का रास्ता था वो भी बंद। अब जिसको अंडरपास को जाके देखो, जाओ, ये भी कहेंगे हमने बड़ा सुधार कर दिया। अरे आप सुधार तो कर दिया, जो पुराना ट्रैक्टर है किसान का, वो उस पर लोड लेके नहीं जा सकता। जो किसी का पुराना भैंसा है, कमज़ोर है, वो उस पर लोड लेके नहीं जा सकता। ये वो भी कह रहे हैं हमने विकास करा दिया। एक खेत के 2 खेत हो गए, भैंसा बुग्गी चल नहीं सकती। एक और है, अभी ये लेटेस्ट है, देश की एकता, अखंडता और देश का जो हमारी संप्रभुता है, उससे जुड़ा हुआ मसला। आतंकवाद रुका बकौल सरकार के, और आतंकवाद रुकने के बाद में 2 घटनाएं कश्मीर में हो गई। पहले एक घटना हुई, एक घटना अभी लेटेस्ट हुई। नाम पूछा, जाति पूछी, पहचान कराई और 26 लोगों को शहीद कर दिया। मुद्दा ये है कि हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारी मिलिट्री मजबूत है, हमारा एयर सिस्टम मजबूत है, सब कुछ मजबूत है। ये आतंकवादी जो पहले मिलिट्री के बीच में आए और मिलिट्री के जवानों को शहीद करके चले गए, और अब यहाँ आए पुलवामा में। पुलवामा ये अब जो हुआ है, पहलगाम, पहले पुलवामा, अब पहलगाम, ये आए। दूसरे ही दिन 4 आतंकवादियों के फोटो आ गए, 4 आतंकवादियों के फोटो आए। इन्होंने एयर स्ट्राइक भी करी, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया, मान लिया। लेकिन जो 4 आतंकवादी थे, उनमें से आधा 40 मिनट 45 मिनट तक ये नरसंहार किया, 50 मिनट और 1 घंटा, फिर वो कहाँ छुप गए? आज तक वो कैसे नहीं हाथ आए? या कौन थे जो पुलवामा में RDX लेके बीच में घुस गए? कैसे घुस गए? कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, एयर क्रैश हो गया अहमदाबाद में। जब अपोजिशन की सरकार थी तो मुझे तो याद है, शायद अब के लोगों को याद नहीं होगा, शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल हादसे में। उदाहरण है। आप और भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं, भाई किसी की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका कहना का मतलब यह है कि इन 11 सालों में सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती हादसों पर। बदली हो तो बताओ, किसी हादसे पे आज तक किसी का इस्तीफा हुआ हो तो बताओ, किसी एक मामले में बतला दो कि उसमें जो ये हुआ और उसमें हादसे में ये हो गया। एक में बतला दो मुझे किसी में। हादसे होते हैं, बयान आते हैं, घड़ियाली आंसू रोए जाते हैं और
प्रचार किया जाता है कि हमने इसने मार दिए, हम तो नहीं जा सकते पाकिस्तान में, जो तुम कह रहे हो हमने मान लिया। क्या आपने की? लेकिन जो हमारे यहाँ 4 करके गए वो कहाँ हैं? ये तो हमारा हक है पूछने का, या ये भी हमारा पूछने का हक है जब हमारे बॉर्डर मजबूत हैं, हमारी सेना मजबूत है, तो आखिर 45-50 मिनट तक वो नरसंहार करते रहे। हमारी मिलिट्री कहाँ थी? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमारी सीआरपीएफ कहाँ थी? हमारी बीएसएफ कहाँ थी? और हद ये है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो कहाँ थी? कहाँ थी तुम्हारी सीआईडी? कौन जिम्मेदार है इसका? जी हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा किठौर पर आ जाते हैं। इन 3 सालों में किस तरीके से आपने किठौर के लिए काम शुरू किया है, जनता को बताइए। मैं अपोजिशन का विधायक हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को संतुष्ट रखने के लिए, अपने इलाके में लोगों को संतुष्ट करने के लिए, रखने के लिए जितना कर सकता हूँ करता हूँ, और मैं भी संतुष्ट हूँ और हमारे वोटर और सपोर्टर भी संतुष्ट हैं कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कि मैं वो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जैसे हमारी सरकार में, हमने जब सरकार में थे तो डिग्री कॉलेज भी बनवाए, ITI बनवाई, अस्पताल बनवाए, कॉलेज बनवाए। अभी उस सरकार के बने हुए कई इंटर कॉलेज ऐसे हैं जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे, बल्कि 1-2 तो ऐसा है जो बना खड़ा चल ही नहीं रहा। अभी मैं बता रहा हूँ वर्तमान में आप चलिए, अभी गैस ऊपर में चल के देखिए, इंटर कॉलेज बना खड़ा, बर्बाद हो गया। आप सैनी में जाके देखिए, आप काश बड्डे में देखिए, आप आड़ में देखिए। रेगुलर आप आवाज उठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उठाया। अभी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार लिखत पढ़त करिए कि 50 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया था, इसको ठीक ठाक से चालू कर दो। चालू करने की तो बात अलग है, मुद्दा उठाने के बाद, डीएम साहब के लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आज भी आप चले जाओ किठौर में, वो जो किठौर का कूड़ा है वो अस्पताल की जड़ में भरा जा रहा। कैसे इलाज होगा, कैसे डॉक्टर रुके, कैसे इलाज हो, बार बार कह रहे हैं, जाके देख लो उसको। ITI है, बंद पड़ी है, चालू नहीं कर रहे। खरकौदे की ITI है, जो तू करके चलिए, सुचारू रूप से नहीं चल रही। इंटर कॉलेज है, मॉडल इंटर कॉलेज, घास खड़ी है, चालू नहीं कर पा रहे। डिग्री कॉलेज बनवा दिया था खरकौदे में, 5 साल में सारी संस्थाओं ने जोर लगाया, तब 800 मीटर सड़क बनी। सारी संस्था, MP भी थे, MLA भी थे, ब्लॉक प्रमुख भी थे, जिला पंचायत भी थी, और शिक्षा विभाग भी था, जिला पंचायत और योजना भी थी, सब कुछ थी। 1 साल में वो लड़की साइकिल से उससे पैदल जाती थी, दुखी रहती थी, अब जाके वो बनी है। तो अब आप विकास की बात कहाँ, चलो ना कर लो विचार। अब जितना हो सकता कर रहे हैं, और मैं भी संतुष्ट हूँ विकास से। ये तो विकास से संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही है। जहाँ कहीं कल आबादी नहीं थी, आज वहाँ आबादी हो गई। जहाँ आबादी नहीं थी वहाँ बिजली नहीं थी, आज बिजली की लाइन की बात। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठे थे, क्षमता वृद्धि की बात भी है, चिट्ठी भी लिख के दी। उससे पहले कुछ और बैठे थे, प्रजापति बैठे थे, उनके लिए। तो जितना हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए, जितना हो सकता वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकारियों का, सरकार का सहयोग मिल रहा है? बगैर अधिकारियों के सहयोग के, बगैर अधिकारियों के विज़न जो उनका होता है, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब यहाँ पर स्कूल बनने की बात थी, कॉलेज बनने की बात थी और सरकार थी, तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ती थी। जो उस ज़माने के डीएम थे विकास गोठवाल जी, उनका विज़न ये था कि नहीं काम हो जाना चाहिए, तो ज़मीन भी तलाश करके देते थे, ज़मीन भी मिलती थी। अब जब ज़मीन मिल गई तो सरकार ने उस पर वो भी करा दिया। आज पिछले कई वर्षों से
ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले हस्तिनापुर में थी, फिर बदल के इधर आ गई। यूनिवर्सिटी भी बन गई, बन रही है, अंडर द प्रोसेस है। तो कितने साल में पूरी होगी? वो कह रहे हैं कि इस साल 2025 में कर देंगे, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले। अच्छा, चले ना चले उद्घाटन तो हो ही जाएगा। तो पूरा खेल का जगत बदलने की जुगत है। 11 साल में कहीं एक जगह बदला हुआ, या गुजरात में तो 25 साल की सरकार हो गई और उससे भी ज़्यादा की। वहाँ कितना बदला? वही मॉडल तो लागू करते हैं, गुजरात मॉडल। तो वो कहाँ कहाँ लागू हुआ, कौन कौन से प्रदेश में लागू हुआ? हुआ हो तो बताओ। अब ज़बानी जमा खर्च से क्या काम चल रहा? चलिए, आज मेरठ में भी घोषणा हो रही थी, यहाँ भी थी घोषणा के, हमारी भी थी, हमने भी जगह वगैरह दिलवाई थी कि ये एक वो यहाँ एक हब बन जाए व्यापारियों के लिए। बन गया। ज़मीन भी ध्यानचंद नगर या कौन सा नगर, वहाँ पर ज़मीन भी अलॉट हुई थी। मैं अभी कल ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप आइए, IT पार्क है, ज्वेलरी पार्क है, वेद व्यासपुरी में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उनको ले जाओ पराग डेयरी में 256 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे। प्लांट मंगवाया था वहाँ से, फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस का नाम है, फ्रांस का था। आप जाइए, उसको देख लो, वो उन्हीं के क्षेत्र का। मैंने भी उनसे कई बात रिक्वेस्ट करी, आपके क्षेत्र का है, किसानों का मसला है डेयरी। अब वो तो क्या डेयरी चलेगी, जो पुरानी डेयरी है उसी को चलवा लें, वो वही घाटे में। क्राइम तो रुका है, ये तो मानेंगे। नहीं, क्राइम तो इतना रुक गया है कि जब से सरकार आई है, ठोकने की नीति चली है, लाखों लोगों को ठोक दिया गया। जब भी कोई क्राइम होता है, निशाना अचूक है, टांग में ही लगती है और घुटने के नीचे ही लगती है। क्राइम कंट्रोल है ना। व्यापारियों की लूट मेरठ में हुई थी, कई हो चुकी हैं, खुलासा भी कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। क्राइम तो बिल्कुल कंट्रोल। क्राइम की तो बात ही ना करो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर क्राइम हो रहा हो, बताओ ना कहाँ पर। व्यापार चले जाओ ना, रोजा ये कह एक सेना बनी थी, वो सेना थी लड़कियों के साथ में जो छेड़छाड़ होती है, कौन? एंटी रोमियो। हाँ, स्क्वाड और एंजल्स पुलिस वाले थे जिनको स्कूटी दी गई थी पिंक कलर। हाँ, तो छेड़छाड़ बंद हो गई, अब ना हो रही घटना। हाँ? ये सवाल आप सबका है, ये जवाब शाहिद मंजूर साहब आपको बता रहे हैं। सर, फिर जब इतनी सारी बातें हैं, तब आपके जो मजबूत साथी हैं वो छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? जैसे आपके पीछे फोटो लगा हुआ है चौधरी चरण सिंह साहब के पोते का, जयंत चौधरी। देखिए, राजनीतिक मजबूरी में और ज़मीन की सच्चाई में बहुत फ़र्क है। मैं पार्टी के बदलने पे, नेताओं के इधर जाने पे, उधर जाने पे मैं नहीं कोई टिप्पणी कर सकता। मैंने शाहिद मंजूर साहब को तब से देखा है जब से वो राजनीति में भी नहीं थे। एक हाथ पकड़ा है, अभी तक वो ही हाथ है। आप क्यों नहीं राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाते? सत्ता से बाहर भी रहे हैं आप। मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ। मेरे फिर तो ये तो मौका परस्त है, या आपकी नीतियों में कुछ कमी है सर? ना हमारी नीतियों में कमी है, ना किसी को मैं मौका परस्त कह सकता। हालात की तब्दीली है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि किसानों के आंदोलन में जब लाठीचार्ज हो रही थी, तो किसानों की मंशा कभी भी ये नहीं थी कि, बल्कि किसानों की छोड़ो, हमारे सबके आदर्श हैं, इस मुल्क के आदर्श हैं चौधरी चरण सिंह। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि इनसे बच कर रहना। ये जो पार्टी है जनसंघ जो होती थी, कि ये लालाओं की पार्टी है, लालाओं की, तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। अब पड़ जाते हैं लोग, तो क्या फ़र्क इससे पड़ता। हालात होंगे, ठीक होंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारी या जो यहाँ के किसानों की विचारधारा है वो कभी बदल नहीं सकती। हम कहीं शामिल हो जाएं, कैसी चले जाएं, लेकिन जो हमारी विचारधारा है वो कभी नहीं बदल सकती। जो किसान की विचारधारा है, किसान के हक़ में बात करने की, जो किसान को बीज सस्ता और मूल्य मिलने की और किसानों की दिक्कतों की है, वो विचारधारा कभी किसानों की जो पार्टी कहलाने वाली कभी अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं सकती। मजबूरी में कब तक खामोश हैं, ये तो वक्त बतलाएगा।
सर मुझे मालूम है इस बात का जवाब आप अपनी राजनीतिक कुशलता से देंगे, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। यूपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे पिछले 8 साल के काम के आधार पर? 10 का पैरामीटर है। 10 का पैरामीटर है तो 7 साल हो गए, 8 साल, 80 नंबर दूंगा। सर यही तो गणना आप लोगों की कैलकुलेट बिगड़ जाती है। कैलकुलेटर का इसलिए तो ये सारी गणना बिगड़ी हुई है। गणना पर लाख बिगड़ जाए ना भाई। आप इसीलिए तो जनता को समझ में नहीं आता। 8 साल की उपलब्धियों को 8 साल 10 से गुणा कर लो। 80 में से 80 दे दिए। 80 में से 100 दूंगा। कुछ काम ऐसे हैं ना जो जिनका नंबर नहीं दिए जा सकते। बस एक काम बता दीजिए। एक काम बता दीजिए। मान लो ये क्राइम रोकने के लिए टांग में गोली लग रही है, तो बड़ा अच्छा काम है, मजबूत काम है। आप सरकार में आए तो इसे कंटिन्यू करेंगे? अब ये सरकार में जब आएंगे तब तय करेंगे कि लोगों को न्याय देंगे या टांग फोड़ेंगे, ये तब तय करेंगे। चलिए ये व्यंग है। एक मिनट जी। जब सरकार में आएंगे तो हम वुमेन हेल्पलाइन लगाएंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो जो ये सड़कों पे गाड़ी खड़ी थी जिनका इन्होंने नंबर बदल दिया, डायल 100 से बदल के 112, हम इसको ठीक करेंगे। जो हमने सरकार में आने के बाद जो पुलिस को गाड़ी दी थी एयर कंडीशन सबको, आप सड़कों पे देख लो, हम इस काम को करेंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को और सशक्त बनाएंगे। जो हमने सारी पुलिस वालों को सुसज्जित करके सारे इक्विपमेंट्स लगाकर जो मोटरसाइकिल दी थी, हम दोबारा से उस सिस्टम को लागू करेंगे। जो इस सरकार ने अगर कोई काम अच्छा किया है, तो हम उसे पीछे नहीं छोड़ने के, बल्कि हम उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ मेरठ में आप जाओ तो सरकार ने कुछ बिल्डर्स को ज़मीन दी थी और ये तय करके दी थी कि 25% मकान जो हैं गरीबों को दिए जाएंगे, और वो मकान आसरा स्कीम के तारीख दिए गए थे। बिल्डिंग बन गई थी, वो काम आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया। वो नहीं बढ़ पाया। बिल्कुल सही काम कोई, मान लो मैंने नहीं है, जनता का पैसा है तो। मैंने स्कूल बनवाए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर स्कूल बनवाए तो बन गए स्कूल, उनको चालू होना चाहिए। अस्पताल बन गए, उसको चालू होना चाहिए। ITI हो गई, उनको चालू होना चाहिए। जो सड़क रह गई बनने से, वो सड़क बननी चाहिए। जो बिजली का काम रह गया, वो बिजली का काम बढ़ना चाहिए। तो ये सरकारों का काम ये नहीं है कि ये पिछली सरकार ने कहा तो हम इसको रोक देंगे, नहीं रोकना चाहिए। अब मैंने अभी कहा ना कि डेयरी का काम था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसानों के लिए बहुत बड़ा काम था। ये यहाँ प्रतापपुर में जो डेयरी को हम दूसरी बराक डेयरी का बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। ये बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा अगर ये आप ही के टाइम में मोहिद्दीनपुर शुगर मिल का मुद्दा था, वो उठा था, वो सॉल्व हुआ, तो पराग का भी होना चाहिए सॉल्व। वो भी सॉल्व होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ कटाई मिल था वो बंद पड़ेगी। वो कटाई मिल वहीं है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, वो चालू हो, आमने सामने होने। तो जो काम बने पड़े हैं, जो ये कहते हैं कि 70 साल में हुआ क्या है, जो 70 साल में हुआ है उसको संजो के तो रखो, चालू करके रखो, बजाय इसके कि उन्हें चालू करने के आप बेचने पे लगे हुए हो। आप मैं कह रहा हूँ ना, इसी 7 साल में, इसी 11 साल में आपने रेल बेच दी, आपने हवाई जहाज़ बेच दिए, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने मिलिट्री की जो ज़मीन पड़ी हुई थी लाखों एकड़, आपने वो बेच दी। आपने वो कहीं अपने मित्रों को दे दी, किसी अडानी को दे दी, कहीं अंबानी को दे दी, कोई काम किसी को दे दिया। कोई हद ये है कि आपने ताजमहल और लाल किला भी दे दिया। अब क्या 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 कहें आपका, ये इसी 11 साल में तो हुआ। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लास्ट क्वेश्चन, क्या ये कामयाब हो सकता है? मैं पॉलिटिशियन शाहिद मंजूर से नहीं पूछ रहा हूँ, आम नागरिक से पूछ रहा हूँ। क्या सोचते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? नहीं, बहुत लंबे टाइम तक मैंने 1 नेशन 1 इलेक्शन होते हुए देखे। पार्लियामेंट होती थी, उसके साथ में असेंबली होती थी। पूरे प्रदेश में एक साथ कोऑपरेटिव के इलेक्शन होते थे, दूध के होते थे,
जो इलेक्शन है वो सब होते थे, सब मैंने अपनी आंखों से देखा, आपको भी याद होगा, आपने भी देखा। ये सिस्टम कहाँ से लागू हुआ कि असेंबली कभी हो रही है और पार्लियामेंट कहीं हो रही है? आखिर ये सिस्टम लागू क्यों हुआ? जब राजनीति में मौका परस्त घुस गए, सरकार बनाने की तोड़ मोड़ होने लगी, तोल करने लगे, बिकने लगे सभी लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तब से ये सिस्टम बिगड़ा। तो नहीं तो 1952 तो क्या तो बहुत क्या सॉलिड सिस्टम था। तो क्या 11 साल में ये खरीद फरोख्त का सिस्टम बंद हो गया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सीधा सा क्वेश्चन मैं है, आप वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने वही कहा, वन नेशन वन इलेक्शन था यहाँ पर। इसको किसने लागू किया, किसने खराब किया, और कौन 11 साल में कितना सुधार हुआ, कितनी सरकार टूटी, कितनी सरकार बनी, कौन इधर से आया, कौन उधर से गया, किसने किया ये काम? इसी के आधार पर तो ये सब मांग उठ रही है। जी हाँ, जब बात करते हैं ना तो एक क्वेश्चन तो हर पत्रकार को पूछना चाहिए, अगर जिस शख्सियत से आप बात कर रहे हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है। यहाँ पर मरहूम मंजूर साहब की, आपके वालिद की क्या सीख आपकी पूरी लाइफ में काम आती है, ये उन पॉलिटिशियंस को बनाइए जो आजकल तेज थार, तेज स्कॉर्पियो लेकर दौड़ते रहते हैं, झंडे लगाकर दौड़ते रहते हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस सिंबल स्टेटस बन गया है पॉलिटिक्स। आपको अपने मरहूम वालिद की क्या बात याद आती है जिसे आप हमेशा गांठ में बांधे रखते हैं? मैंने उनको बहुत करीब से देखा। मैंने वो भी ज़माना देखा, मैंने अब का भी ज़माना देखा। राजनीति में राजनीतिक लोगों के का घरों पर बैठना, जन समस्याओं को सुनना और उसका जो निराकरण कर सकते हैं उसका निराकरण कराना, ये परंपरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। अपने फादर से सीखी है? मैंने फादर के अलावा भी लोगों को देखा। मैंने करीब से अमरपाल जी को भी देखा, मैंने बहुत करीब से ठाकुर ये थे अपने हैं रविंद्र पुंडीर जी को देखा। मैंने जब नेता नहीं थे, हमारे यहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हैं, मैंने उनको भी देखा और अपने पिताजी को भी देखा। एक सिस्टम होता था कि राजनीतिक लोग अगर अपने ज़िले में हैं तो अपने घर पे बैठेंगे, जनता आएगी और दलगत नीति से ऊपर उठकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। वो सिस्टम कमोबेश अब चारों तरफ ख़त्म हो गया। बहुत कम लोग हैं जो अपने घर पर बैठते हैं, जनता की सुनते हैं। कुछ तो दल के लोगों की सुनते हैं, कुछ अपने लोगों की सुनते हैं। सबकी सुनने वाले लोग राजनीति में बहुत कम रह गए। अब हम लोग वो ज़माना देखा कि विधायक है तो सबका विधायक है, मंत्री है तो सबका मंत्री है, एमपी है तो सबका एमपी है। चुनाव तक हम अपने अपने दलों के हैं, अपने अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अपने कैंडिडेट के साथ में कभी भी अपने पार्टी के कैंडिडेट को, आपकी मंशा का है या नहीं मंशा का है, ये अलग बात है कि आप उसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन वो सिस्टम सब खत्म हो गया, सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया। और इस युग में जो अब ये जो वर्तमान में युग चल रहा, जहाँ टिकटों की खरीद फरोख्त होती है, जहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सब पार्टी, सब दलों में कोई बचा हुआ नहीं। हमारी सरकार आएगी, हमारे लोग साथ आ जाएंगे, हमारी सरकार जाएगी, हमारे लोग उधर चले जाएंगे। और शर्म भी नहीं लगती है कि जिसके सिंबल पर जीत के आए हो, जिस जनता के साथ में जीत के आए हो, आप उससे क्या बात कहोगे? मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सिंबल पे सब कुछ दिया था, हमें ही छोड़ के चले गए। 7 विधायक चले गए जो हमारे सिंबल पर लड़े, हमारे सहयोग से लड़े थे, वो हमें छोड़ के वो भी सत्ता की तरफ को चले गए। तो एक दल की बात नहीं है, सभी दलों की बात है। और इसका कारण ये है कि सिद्धांत विहीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। राजनीति जो है वो सिद्धांत विहीन है, कोई सिद्धांत नहीं है, किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, किसी का कोई आस्था का नहीं है।
कि हम समाजवादी पार्टी में हमारी आस्था है या हम उसके विचारों को मानते हैं, उसके नेताओं को मानते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के लोगों को मानते हैं। ये भारतीय जनता है तो सपा के साथ है, बिल्कुल सही। लेकिन ये बीजेपी में तो बड़ा अच्छा है, जनसंघी आप बीजेपी वालों को नहीं ला सकते आप अपनी तरफ, ये उनके साथ तो है। व्यक्ति की बात करने से मेरी ना आदत है, मैं बीजेपी की बात कर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, न मेरी आदत है और ना मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ। इन बातों में क्या रखा, मैं मेरठ के कई आदमी बतला दूँ जो कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, समाजवादी में भी थे, क्यों इन सब बातों की बात कर रहे हो? चलिए अंतिम सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सिटी हलचल के मामले में? मैं क्षेत्र की जनता से, इलाके की जनता से, मेरठ की या प्रदेश की, जहाँ जहाँ आपका चैनल जाता, सबसे मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है या मेरा तजर्बा है। राजनीति में जो आपके नुमाइंदे हैं, जिनको आप जिता रहे हैं, जिनको आप वोट दे रहे हैं, इनसे काम लेना सीखो। 5 साल का इंतज़ार ना करो। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपने उसको वोट दिए और आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पकड़ो। आपका विकास नहीं हो रहा तो उनको पकड़ो, आप जवाबदेही फिक्स करो। और जिस दिन जनता ने ये काम करना शुरू कर दिया, उस दिन लोग ना बिकेंगे और ना खरीदार होगा। जी हाँ। बहुत बहुत 20 मिनट का इंटरव्यू था, ज्यादा बढ़ गया। अपने सहयोगी अमित से कहूंगा जरा पीछे का वो फोटो दिखाएं, जिस फोटो में अखिलेश यादव सपा के जो सुप्रीमो हैं, उनके कान में शाहिद भाई कुछ कह रहे हैं, और जब कह रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, और जब हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे तो वो लहजा, वो शब्दों का चयन और वो मुद्दों के साथ सरकार पर चोट करना आपको सुनने में अच्छा लगेगा और अंदर तक आपको एक सीख देकर जाएगा। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हमने सिर्फ आपके जनप्रतिनिधियों को इसलिए ही शामिल किया है क्योंकि आप जाने उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, और जिन मुद्दों पर वो आपके सामने वोट मांगने आए थे, क्या उन मुद्दों को लेकर वो संजीदा है? जी हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा। 80 में से 110 नंबर का ये जो कटाक्ष है, ये राजनीति का ABCD वाला चैप्टर है। अपने सहयोगी विवेक, संजय जूनियर और अमित के साथ के उस श्रृंखला में जिसका नाम हमने दिया है, क्या मोदी के 11 साल बेहतरीन है? हमारे साथ थे शाहिद मंजूर, किठौर के विधायक। अपने जिले के इस बुलेटिन में मैं हूँ के अपने जिले की टीम के साथ। दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात।